नमस्कार। आयुर्वेद की सैद्धांतिक दृष्टि से समझने हेतु इस प्रकरण में षटक्रिया काल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सुश्रुत आचार्य ने अपने ग्रंथ में इसे उत्कृष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया है। तो इस संदर्भ में इसका अध्ययन सैद्धांतिक और क्रियात्मक दृष्टि से अध्ययनकर्ता के लिए उपयोगी होगा। अत्यंत सहज और सरल रूप से समझाने की यहाँ कोशिश की गई है। इसे जानने से पहले कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं, जैसे रोग उत्पत्ति के पूर्व ही रोग उत्पन्न न हो, या हो भी जाए तो उनके लक्षणों को द्रुत गति से जानकर भविष्य में होने वाली व्याधि का प्रतिकार करना उचित होता है, क्योंकि व्याधियाँ असंख्य है, परंतु उनके हेतुभूत दोषों की गणना की जा सकती है। सभी दोषों का नाम निर्देश शक्य नहीं, अतः इसके उत्पादक दोषों का ही विकृति लक्षणों को तंत्रकार लिखते हैं। तो शुरू करते हैं षटक्रिया काल। यहाँ षटक्रिया काल को 6 अवस्थाओं को बताया है। संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम व्यक्तिम भेदम च यो वेत्ति दोषानाम स भवेद विशक। वास्तविक वैद्य वह है जो दोषों के इन 6 कालों को भलीभांति सम्यक रूप से जानता हो। दोषों का संचय, दोषों का प्रकोप, दोषों का प्रसर, दोषों का स्थान संश्रय, व्यक्ति, और छठा है भेद। व्याधि उत्पत्ति अर्थात निदान पंचक को जानकर कभी भी चिकित्सार्थ विफल न होने वाला व्यक्ति ही इन 6 अवस्थाओं को जानता है। यहाँ हम संचय को समझने का प्रयास करते हैं। तत्र संचितानां खलु दोषाणां स्तब्धपूर्णकोष्ठता पीतावभासता मंदोष्मता चांगानां गौरवम मालस्य चय कारण विद्वेषश्चेति लिंगानि भवन्ति। तत्र प्रथम क्रियाकाल। तो संचय प्रथम क्रियाकाल होता है। जब वात का संचय होने लगे तो कोष्ठ में सबसे पहले भारीपन और जकड़ाहट महसूस होती है, स्तब्धपूर्ण कोष्ठता। पित्त संचय में पीतावभासता अर्थात त्वचा, नखादि शरीर अवयव पीले दिखने पड़ते हैं। मंदोष्मता, चांगानाम गौरव आलस्य, ये सभी लक्षण कफ के संचय में दिखलाई देते हैं। डलन ने भी लिखा है, चयो वृद्धि स्वधामने व प्रद्वेषो वृद्धि हेतुषु विपरीत गुणेच्छा। अर्थात संचय के कारण भूत आहार विहार के प्रति द्वेष और विपरीत गुण वाले आहार विहार की इच्छा व्यक्ति में होती है। अब हम प्रकोप के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उस प्रकोप को समझने के लिए यहाँ कुछ श्लोक है, इसे देख रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ वायु का प्रकोप बताया है। स शीताभ्र प्रभातेषु घर्मान्ते च विशेषतः प्रत्यूष अपराह्ने तु जीर्ण अन्ने च प्रकुप्यति। मतलब वात का प्रयोग शीतकाल होने पर, अभ्र मीन्स बादल होने पर, प्रवात मीन्स वायु चलने पर, घर्मान्ते मीन्स वर्षा ऋतु में विशेष रूप से होता है। प्रत्यूष काल, अपराह्न और जीर्ण अन्न के जीर्ण होने पर वात का प्रकोप होता है। यहाँ पित्त के प्रकोप के बारे में बताया है। तदुष्णेरुष्णकाले च घनान्ते च विशेषतः मध्याह्ने च अर्धरात्रे च जीर्यते अन्ये च कुप्यति। अर्थात उष्ण द्रव्यों के सेवन से उष्ण काल में, घनान्ते मतलब शरद ऋतु में विशेष रूप से पित्त का प्रकोप होता है। इसी प्रकार मध्याह्न में और अर्धरात्रि में और भोजन पचन के समय पित्त का प्रकोप होता है। यहाँ पर कफ के प्रकोप को बताया है। शीत द्रव्य से शीतकाल में, वसंत ऋतु में विशेष रूप से, पूर्वाह्न में, प्रदोष काल में अर्थात रात्रि के प्रथम प्रहर में और भोजन के तुरंत बाद कफ दोष का प्रकोप होता है। यहाँ अब वात प्रकोप के कारण का वर्णन करेंगे। वात प्रकोप होने पर कोष्ठतोद संचरण यह लक्षण मिलता है, अर्थात कोष्ठ में पीड़ा होती है,
वायु का संचरण होता है। पित्त के प्रकोप में अम्लिका अर्थात अम्लोद्गार, पिपासा अर्थात प्यास, परिदाह अर्थात जलन और कफ के प्रकोप में अन्नद्वेष, हृदयोत्क्लेद यह लक्षण मिलते हैं। इस प्रकार से यह दूसरा क्रियाकाल हुआ। अब हम प्रसर को समझने की कोशिश करते हैं। दोषों को प्रसर समझने की इच्छा से पहले ये जान ले कि प्रकोप अवस्था में दोषों की चिकित्सा न की जाए तो प्रसर अवस्था उत्पन्न होती है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं। प्रकूपितानां किण्वोदक पिष्ट समवाय इवोद्रिक्तानां प्रसरो भवति। जैसे मध्य संधान के दौरान किण्व अर्थात सूरा बीज या खमीर, पिष्ट पदार्थ का समवाय अर्थात चावल आदि अनाज द्रव्यों का कल्प और जल, इनका मिश्रण समय प्राप्त करके उफान को प्राप्त होता है। वैसे ही बाहर उफान को प्राप्त होकर बाहर आ जाता है। वैसे ही दोष, वात दोष स्वस्थान से चलायमान होकर वायु के रजगुण से सभी दोषों में गति को देता है। अर्थात वायु ही तो इस प्रकार से सभी भावों को गति देता है, क्योंकि सही रजो भूयिष्ठम रजश्च प्रवर्तक सर्वभावानाम। यहाँ से हम वायु को समझ सकते हैं। प्रसर में एक और उदाहरण दिया गया है। यथा महानुदक संचयो अतिवृद्ध सेतु अवदार्य परिणोदकेन व्यामिश्रः। अर्थात जैसे अधिक महान जल राशि बढ़ जाने से सेतु को तोड़कर समीप के जल के साथ मिलकर इधर उधर फैलने लगता है। वैसे ही दोष अपनी सीमा छोड़कर कभी अकेले, कभी दोनों मिलकर, कभी तीनों मिलकर, कभी शोणित के साथ मिलकर 15 प्रकार के प्रसरों को करता है। जैसे अकेले मतलब वात पित्त श्लेष्मा, शोणित दोनों मिलकर जैसे वात पित्त, वात श्लेष्मा, पित्त श्लेष्मा, वात शोणित, है ना। तीनों मिलकर जैसे वात पित्त शोणित। इस प्रकार से 15 प्रकार के प्रसर होते हैं। यहाँ प्रसर को समझने के लिए और कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे बाहर की वायु अर्थात अंतरिक्ष वायु से आहत होकर मेघ जहाँ पहुँचते हैं उस स्थान पर वर्षा करते हैं। वैसे ही शरीर अंतर्गत वायु प्रसर कर जिस अंग में रुकती है, जहाँ रुकती है वहाँ पर रोगों को उत्पन्न करती है। कभी कभी तो ये अधिक दोष कुपित न होने से मार्ग में लीन हुए रहते हैं और बैठे रहते हैं, शांत रहते हैं, और समय पाकर अर्थात निष्प्रत्यनिक हेतु पाकर काल से प्रकोपित होकर प्रसर को प्राप्त होते हैं। तो प्रसर यहाँ पर 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो कोष्ठ से शाखाओं में, दूसरा शाखा से कोष्ठ में, और इसी को चरक ने दोष गति कहा है। इसी प्रकार से रोग मार्ग 3 कहे हैं, शाखा, मर्मास्थि, संधि और कोष्ठ। अब यहाँ पर देखिए प्रसर के लक्षणों को आचार्य कहते हैं। एवं प्रकोपितानां प्रसरतां वायु विमार्गगमन आटोपो ओषचोष परिदाह धूमाय नानी पित्तस्य अरोचक विपाक संग अंगसादश्चर्दिश्चेति श्लेष्मनो लिंगानि भवन्ति तत्र तृतीय क्रियाकालः। मतलब वायु का प्रसर हुआ तो कौन कौन से लक्षण आएंगे? विमार्ग गमन, ऊर्ध्व और तिर्यक गमन वायु करेगी। अनुलोमन गति होनी चाहिए पर ऊर्ध्व तिर्यक गति होगी। विमार्ग गमन, आटोप अर्थात आदमान होना, ओष अर्थात ये वात के कारण हुआ। पित्त के कारण क्या होगा? पित्त के प्रसर में ओष उष्णता, चोष अंगार होना, वेदना होना, परिदाह धूमायन या धूम निकलने के समान पित्त का प्रसर जाने। कफ का प्रसर कैसे होगा? अरुचि, अविपाक, अंगसाद, छर्दी। यह लक्षण हमें
प्रसर अवस्था में होते मिलते हैं, ये तृतीय काल हुआ। अब इसके बाद स्थान संश्रय को समझने का प्रयास करेंगे। प्रसर काल में दोषों के लक्षणों पर प्रतिकार न किया जाए तो स्थान संश्रय चतुर्थ अवस्था आती है। प्रकोपित दोषों का प्रसर उन शरीरगत प्रदेशों अवस्थाओं में या स्थान में अवरोध होने पर उसी जगह रोग उत्पन्न करते हैं, अर्थात उस स्थानगत दोष रस रक्त आदि धातु और स्त्रोतस या अवयव का दोषों के साथ समागम ही स्थान संश्रय कहलाएगा। अब ये स्थान संश्रय जब उदरगत हो तो गुल्म, विद्रधि, उदर, अग्निसंग या अग्निनाश, आनाह, विसूचिका, अतिसार ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। बस्तिगत हो तो प्रमेय, अश्मरी, मूत्राघात, मूत्रदोष ये सब रोग होते हैं। मेढ्रगत हो तो निरुद्ध, प्रकश, उपदंश, शुकदोष होते हैं। गुदगत हो तो भगंदर, अर्श होते हैं। वृषणगत हो तो वृद्धि, ऊर्ध्व जत्रुगत हो तो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग। त्वचा शोणित में हो तो क्षुद्र रोग, कुष्ठ, विसर्प। मेद रोग में हो तो मेद में हो तो ग्रंथि, अपची, अर्बुद, गलगंड, अलर्जी। अस्थिगत हो तो विद्रधि, पादगत हो तो श्लीपद, वात शोणित, वातकंटक आदि रोग। सर्वांगगत हो तो ज्वर, सर्वरोग हो जाते हैं और इसी समय पूर्व रोग की उत्पत्ति होती है और इसलिए तो कहा गया है इसे चतुर क्रियाकाल, क्योंकि इस समय पूर्व रोग उत्पन्न होते हैं। पूर्व रूप किसे कहेंगे? अव्यक्तम लक्षणम तेषाम पूर्व रूपमिति। दोषों के स्थान संश्रय होने से भांति अनेक प्रकार के रोगों की सूचना देने वाले लक्षण को पूर्व रूप कहते हैं। अब इसके बाद पंचम क्रियाकाल अर्थात व्यक्ति को कहा जाएगा। व्यक्ति अर्थात रोगों की अभिव्यक्ति। जब स्थान संश्रय अर्थात जब पूर्व रूप उत्पन्न हो पर उसकी चिकित्सा न की जाए तो लक्षण व्यक्त हो जाता है और इस व्यक्ति में व्याधियों की चिकित्सा के प्रकरणोक्त लक्षण मिलते हैं, जैसे शोफ, अर्बुद, ग्रंथि, विद्रधि, विसर्प आदि। जैसे उदाहरण के तौर पर देह और मन का संताप, ज्वर को हम ज्वर कहते हैं। अति द्रवमल प्रवृत्ति हो तो अतिसार, उदर में उच्छेद या पूरण हो तो उदर रोग। इसी प्रकार शोफ, अर्बुद, ग्रंथि, विद्रधि आदि रोगों के लक्षण प्रव्यक्त हो जाते हैं और इसी प्रव्यक्त काल को पंचम क्रियाकाल कहते हैं। अब भेद के बारे में जानेंगे। भेद छठवां काल है। पंचम काल की चिकित्सा में दुर्लक्ष्य करने पर भेद अवस्था को दोष प्राप्त होते हैं। इसमें शोथ, व्रणशोथ को दुर्लक्ष्य करने से विदीर्ण होकर व्रण रूप को प्राप्त हो जाता है, अर्थात शरीर धातु का नाश होकर स्वयं भेदन या फटकर उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पर ज्वर आदि जो रोग है के संदर्भ में भेद को हम दीर्घ कालानुबंधी से दर्शाएंगे। यह अवस्था होने पर भी प्रतिक्रिया या उपचार न किया जाए तो रोग असाध्यता को प्राप्त होता है। यहाँ पर षट क्रिया काल के 6 अवस्थाओं का वर्णन कर दिया गया। अब यहाँ यह पढ़ना क्यों आवश्यक है उसके बारे में ये श्लोक है। श्लोक कहता है, संचयेत अपरता दोष लभन्ते नोत्तरा गति ते तुत्तरा सुगति भवन्ति बलवत्तरा। अर्थात संचय काल में ही दोषों का अपहरण कर दिया जाए तब तो वे अगली गति को प्राप्त नहीं होते और उत्तरोत्तर स्थिति में पहुंचकर दोष अधिक बलवान हो जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जब ज़्यादा दोष हो तो शोधन, मध्यम दोष हो तो लंघन आदि क्रिया और अल्प दोष हो तो शमन आदि चिकित्सा को करना चाहिए। इसी प्रकार से हम इस क्रियाकाल को यहाँ समझते हैं। धन्यवाद।